असम का वेदर तो बहुत गर्म था, लेकिन सड़क के दोनों साइड में ये ग्रीन वेजिटेशन मन को मोह रही थी। रास्ते में चलते चलते जब हमने सड़कों को निहारा और रोड के दोनों साइड में देखा, तो रोड पूरी तरीके से इन हरे भरे पेड़ पौधों से पूरी तरह भरा हुआ था। अचानक से चलते चलते एक जगह नज़र पड़ी। अरे ये क्या था? ये तो बहुत ही सुंदर हैंडीक्राफ्ट्स थे। बाद में पता लगा कि ये हैंडीक्राफ्ट्स केवल और केवल हाथ से बनाए जाते हैं। यहाँ के शिल्पकार, यहाँ के आर्टिस्ट जो इनको अच्छी अच्छी शेप देते हैं और ये अनेक रूपों में इस हैंडीक्राफ्ट्स को बनाते हैं। कहीं पर वन हॉर्न राइनो देखने को मिला, तो कहीं पर अलग अलग तरीके की अलग अलग जानवरों की शेप देखने को मिली। ये लकड़ी की विशेष आकृतियाँ अपनी ओर आकर्षित कर रही थीं। फिर हम एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ पर जियोथर्मल एक्टिविटी की वजह से हमेशा पानी गर्म रहता है। ये हैंडीक्राफ्ट्स जो बनाते हैं, ये कुछ मशीन वगैरह से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? मशीन तो नहीं है, सब तो हाथ से ही बनाता है। आँखें, सींग, सारा वुडन हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं। ये वन हॉर्न राइनो जो कि फेमस एनिमल है असम का, केवल हाथ से ही प्रिपेयर करते हैं सारे आर्ट को। अभी मैंने जाना कोई किसी भी तरीके की कोई मशीन यूज़ नहीं करते। ये गर्म पानी है और गर्म पानी अंदर से बाहर की तरफ निकल रहा है गर्म होके। इसके अंदर क्या है ये तो अभी प्रकृति कोई भी बोल नहीं सकेगा अभी इस पे कैसे उबल रहा है, क्या हो रहा है। ओके। जब से हम लोग बचपन छोटे थे तब से ही हम लोग आज 54 साल का उम्र हो गया, यही है। इसकी क्या मान्यता है और ये पानी गर्म रहता है नहीं रहता है, क्या है इसके बारे में कुछ बताएंगे आप मुझे? ये जो क्या बना है वातावरण का बोलता है वो गर्म पानी नीचे से निकलता है। ओके। जो काठमांडू नेपाल से आए हैं और अतिथि देवो भव हमारा सूत्र है जीवन जीने का। सुमु कोइराला। अच्छा, मनीषा कोइराला जो है। यहाँ पर जियोथर्मल एक्टिविटी की वजह से पानी हमेशा गर्म रहता है। स्किन की प्रॉब्लम के साथ आए और वो इसमें डिप लगाए और पूरी तरीके से ठीक हो गए। हो सकता है कि इसके पीछे भी कुछ साइंटिफिक रीज़न हो कि इसमें कुछ ऐसे मिनरल्स हों इस वाटर में जो ज़मीन से निकलता है, जिसकी वजह से डिप लगाने से लोग ठीक हो जाते हैं। इंडिया के मैप को जूम करते हुए जब नागालैंड के मैप पर जाते हैं और नागालैंड के मैप को जूम करते हुए जब हम दीमापुर पहुंचते हैं, दीमापुर जहां हमने अपना लास्ट ब्लॉग बनाया था। दीमापुर से जोरहट के लिए आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हम बोकाजान की तरफ चलते हैं। बोकाजान जो कि नेशनल हाईवे 129 से जुड़ा हुआ है। दीमापुर से बोकाजान, बोकाजान से और आगे बढ़ते हुए बार पत्थर से आगे बढ़ते हुए गोलाघाट पहुंचते हैं। गोलाघाट से फिर हम राइट टर्न लेते हैं, मतलब और नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुड़ते हैं। इस डायरेक्शन में मुड़ने के बाद हम तीताबोर पहुंचते हैं। तीताबोर से हम और आगे बढ़ते हुए बरबेटा पहुंचते हुए जोरहट पहुंच जाते हैं। जोरहट जो कि एक घनी आबादी का शहर है और यह अपनी विशेष इमारतों के लिए प्रसिद्ध भी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज दुष्यंत। सो वेलकम टू माय नेक्स्ट व्लॉग। आज हम दीमापुर से निकल रहे हैं। दीमापुर जो कि नागालैंड का कमर्शियल कैपिटल कहा जाता है। तो दीमापुर से ही असम कनेक्टेड है और असम में होते हुए हम आज पहुंचेंगे जोरहट।
तो जॉरहट पहुंचने से पहले मैं असम के बारे में एक दो चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। असम इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ टी। इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ टी इन इंडिया। और जॉरहट जो है, जॉरहट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कैपिटल ऑफ असम। सो सबसे ज़्यादा टी प्रोड्यूस होता है जॉरहट में, असम में, तो इसको टी प्रोड्यूसिंग कैपिटल कहा जाता है असम का। और इसके साथ साथ एक यहाँ पर कई फेमस चीज़ें जॉरहट में, जैसे एक टोकलई रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ टी है, जहाँ पर चाय के बारे में रिसर्च वगैरह होती है, उसका इंस्टीट्यूट है। और इसके साथ साथ असम में ब्रह्मपुत्र जो नदी है, सबसे बड़ी लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, वो होके निकलती है। एंड साथ के साथ एक यहाँ का फेमस एनिमल है जिसका नाम है वन हॉर्न राइनो, वो यहाँ पर असम में पाया जाता है, जो इस स्टेट का जो है स्टेट एनिमल है, जो यहाँ का फेमस एनिमल है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आज हमें असम के एनरिच्ड कल्चर के बारे में जानने को मिलेगा। तो हम निकल पड़े हैं दीमापुर से और एंट्री कर ली हमने असम में, और अब जैसे जैसे जहाँ जहाँ होके हम निकलेंगे आपको बता दे लेंगे। तो चलिए चलते हैं जोरहाट। तो यहाँ से अभी गुवाहाटी 282 और गर्म पानी 60 एंड बोकाजान 14 किलोमीटर दूर है। गर्म पानी एक लोकेशन है काफ़ी फेमस। वहाँ ऐसा बताया जाता है कि कितना भी सर्दी हो, कुछ भी हो, वहाँ पे हमेशा जो वहाँ का पानी है जो ज़मीन से निकलता है वो एकदम गर्म निकलता है। तो एक फेमस लोकेशन है गर्म पानी लोकेशन। अभी हम दीमापुर से होके ही निकल कर जा रहे हैं। तो दीमापुर से ही सटा हुआ है असम, और अभी हम दीमापुर में चलते चलते ही असम के बाउंड्री में अंदर घुस चुके हैं, और अभी ये असम स्टार्ट हो गया है। यहाँ से पूरा एरिया असम का है, और दीमापुर इज़ दी बॉर्डर सिटी ऑफ असम। It is the last city of Nagaland, and it is very well connected to Assam. So now the Assam has started. ये जो करबी बाज़ार करके है यहाँ पर, और यहाँ पे शॉप खुली हुई है। दीमापुर में सारी शॉप बंद थी क्योंकि वहाँ पे ट्रेडिशन है संडे को मार्केट क्लोज होने का, बट असम में ऐसा ट्रेडिशन नहीं है, तो इसकी वजह से असम में पूरा मार्केट खुला हुआ है। और अभी हम करबी अंगलोक करके एक जगह है, वहाँ से होके निकल रहे हैं, उसके मार्केट से होके निकल रहे हैं। तो दीमापुर से निकल के दीमापुर और नागालैंड, जो कि बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ देखी जा रही थी उस स्टेट में, लेकिन अभी हम आ चुके हैं कम्प्लीटली प्लेन रीजन में, जो असम का कम्प्लीटली प्लेन रीजन है। और अभी हम चल रहे हैं नेशनल हाईवे 129, जो आपका दीमापुर से होते हुए बोकाजान और गोलाघाट से निकलते हुए नुमालीगढ़ पे जाके ख़त्म होगा। और फिर ये नेशनल हाईवे 129 वहाँ पर एंड होने के बाद नुमालीगढ़ से फिर नेशनल हाईवे 715 निकलेगा, जो जोरहट पे जाके ख़त्म होगा। तो ये अभी हम नेशनल हाईवे 129 पे चल रहे हैं। असम हमारा स्टार्ट हो गया है। चारों तरफ पूरा प्लेन रीजन है, जहाँ पिछले लास्ट ब्लॉक में हम जब कोहिमा और दीमापुर की तरफ जा रहे थे तो बहुत सारी पहाड़ियाँ थी चारों तरफ, बट अब यहाँ पे दीमापुर से असम में आने के बाद जब हम नेशनल हाईवे 129 से होते हुए जोरहाट की तरफ जा रहे हैं, जिससे पहले नुमालीगढ़ जाएंगे, तो उस एरिया में आप देख सकते हैं कहीं पे भी किसी भी तरीके की कोई दूर दूर तक कोई पहाड़ी नहीं है, पूरा कम्प्लीटली प्लेन रीजन है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नागालैंड वाले व्लॉग के समय जब हम नागालैंड में थे, वहाँ पर बहुत सर्दी थी बिकॉज ऑफ हाई एल्टीट्यूड, बट नाउ इन दिस रीजन इट इज़ कम्प्लीटली हॉट, इट्स अ कम्प्लीटली प्लेन रीजन। तो अभी हम दीमापुर से काफ़ी आगे आ चुके हैं, करीब 10 से 15 किलोमीटर आगे आ चुके हैं, और हम नेशनल हाईवे 129 के थ्रू अभी नुमालीगढ़ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी हम ये सीमेंटिंग नॉर्थ ईस्ट सिंस 1976 बोकाजान सीमेंट फैक्ट्री, तो बोकाजान से होते हुए निकल रहे हैं। बोकाजान सीमेंट फैक्ट्री आपने देखा होगा।
ये बोकाजान सीमेंट फैक्ट्री है जो कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये जो नेशनल हाईवे 129 है जो बोकाजान होकर जाता है, और यहाँ पे काफ़ी बड़ा सीमेंट का काफ़ी बड़ा काम होता है। तो जॉर्डट में एक टॉकली टी रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो टी पर रिसर्च करता है, उससे टी से और नए नए प्रोडक्ट्स बनाने के ऊपर काम करता है। तो इसके अलावा यहाँ पर जिम खाना क्लब है जो एशिया का सबसे पुराना गोल्फ कोर्स है यहाँ पर जॉर्डट में। और एक यहाँ पर इसकी हिस्ट्री है कि इस जॉर्डट में अहोम किंगडम जो है था 1826 से पहले, बट जब 1826 में ब्रिटिश ने एनेक्स कर लिया तो उसके बाद वो किंगडम नहीं रहा, और उसके बाद ये ब्रिटिश रूल यहाँ पर आ गया था। तो ब्रिटिश रूल से पहले यहाँ पर अहोम किंगडम चलता था, और उसके अलावा ये कमर्शियल कैपिटल ऑफ टी है असम के लिए। तो ये दो चार कुछ चीज़ें हैं जो जॉर्डट के बारे में है, और बाकी अन्य चीज़ों के बारे में एक्सप्लोर करेंगे जॉर्डट में पहुँच के। तो अभी चलते हैं जॉर्डट। लास्ट 2-3 ब्लॉग हमारे मणिपुर और नागालैंड के रहे थे। मणिपुर जो कि पहाड़ी और प्लेन एरिया से भरा हुआ था और वहाँ का मौसम काफ़ी ठीक था, परंतु नागालैंड में आने के बाद हमको मौसम बहुत ठंडा लगा था, क्योंकि वहाँ पर अधिकतर हमें पहाड़ी इलाके से गुज़रना पड़ा था। अगर हम दीमापुर को छोड़ दें तो पूरा एरिया हमें पहाड़ी ही मिला और मौसम कई जगह बहुत ठंडा मिला। लेकिन जैसे ही हमने दीमापुर से असम में एंट्री की तो असम के मार्केट इलाके को छोड़कर जब हम आगे बढ़े तो यहाँ पर हमें घना जंगल मिला। यह घना जंगल देखने में बहुत सुंदर था, परंतु यहाँ पर गर्मी बहुत थी। लेकिन यह गर्मी होती भी क्यों नहीं, क्योंकि ये पूरा प्लेन एरिया था और अभी जुलाई अगस्त का समय था और लगभग दोपहर हो चुकी थी और हम अपनी इस लंबी यात्रा पर निकल चुके थे। अचानक रास्ते में कुछ देखने को मिला। असम जो कि अपने हैंडीक्राफ्ट्स के लिए काफ़ी फेमस है, तो मैं अभी एक शॉप पे आया हूँ जब मैं जॉर्डट के लिए जा रहा था। तो ये रास्ते में वुडन शॉप है, और ये देखिए आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ एकदम सचमुच का बना हुआ है। आँखें, सींग, सारा वुडन हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं। तो ये क्या रेट है ये वाली घड़ी, कितने का? हाँ 200 1400 रुपये का। और अच्छा चलता है ये घड़ी? हाँ ओके। और ये एलिफेंट कितने का पड़ेगा? हाँ 2500। तो ये इन्होंने 2500 का बताया है एलिफेंट, और इट्स वर्दी एक्चुअली। अगर 2500 रुपये में कोई महंगा नहीं है। ब्यूटीफुल हैंडीक्राफ्ट्स हैं। मैं यहाँ पे अभी आके ठहरा, देखा तो अट्रैक्टिव हैंडीक्राफ्ट चारों तरफ। ये देखिए, ये गणेश जी का फ़ोटो, ये मोर, और ये यहाँ पे घड़ियाँ टंगी हुई हैं। यहाँ पे ये देखिए घड़ी टंगी हुई है, और ये मोर है। काफ़ी बढ़िया अच्छा हैंडीक्राफ्ट यहाँ पर है चारों तरफ। लोग आते हैं और बताते हैं असम में हैंडीक्राफ्ट्स का काम बहुत बड़े लेवल पे होता है। लोग लकड़ी से बहुत अट्रैक्टिव और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो ये है यहाँ की खूबसूरती असम की। तो ये रूही हैंडीक्राफ्ट्स एक दूसरे शॉप पे हम आए देखने के लिए। यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे जो है, काफ़ी भीड़ भाड़ भी है इस शॉप पे। ये देखिए, ये टॉर्टोइस पूरा कम्प्लीटली वुडन का, ये पीकॉक, क्या आप देखेंगे हॉर्स, मतलब काफ़ी अट्रैक्टिव। और ये देखो यहाँ का जो फेमस एनिमल है राइनो, ये देखिए टॉर्टोइस, और ये एलिफेंट का हेड है। तो काफ़ी अच्छी शॉप है ये भी, बहुत सारे लोग यहाँ पे ख़रीद रहे हैं।
परचेस करने के लिए आए हैं। और ये राइनो के पीसेस छोटे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? तो ये सब वुडन का हैंडीक्राफ्ट्स यहाँ पे मिलता है। और आपका नाम क्या है? जगत से क्या? जगत। हाँ। तो ये जगत भाई हमें मिले हैं, तो इनसे हम पूछते हैं इस यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में। तो ये जगत जी, ये हैंडीक्राफ्ट्स जो बनाते हैं, ये कुछ मशीन वगैरह से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? मशीन तो नहीं है, सब तो हाथ से ही बनाता है। पूरा हाथ से बनाता है? हाथ से। और हाथ से इतना बढ़िया अच्छे से बना लेता है? हाँ, पूरा शेप निकल जाता है। ओके, मतलब कोई भी किसी भी तरीके की कोई मशीन नहीं यूज़ करते हैं? अरे यूज करता है थोड़ा बहुत। हाँ, अच्छा अच्छा, पूरा लेकिन हाथ से सब बनाता है। ओके ओके, प्रोटीन खुद से। अच्छा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? गुलाब से। गोलागंज। गोलागंज। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। तो ये हमारे पास अभी हम बात कर रहे थे, तो इन्होंने बताया कि ये सारा जितना भी हैंडीक्राफ्ट्स है ये कम्प्लीटली हाथ से बनाते हैं। इट्स सीरियसली अ गुड आर्ट। if they prepare them by hand, not by any sort of machine, it's really a valuable art the Assamese people have. Seriously, I appreciate. हाँ, और ये देखिए, वन हॉर्न राइनो। ये वन हॉर्न राइनो जो कि फेमस एनिमल है असम का। तो ये वन हॉर्न राइनो है। हाथ से प्रिपेयर करते हैं इसको पूरा? कोई भी किसी भी तरीके की मशीन यूज़ नहीं करते? अच्छा, सारा हैंडीक्राफ्ट है पूरा हाथ से? वाह। तो दादा बता रहे हैं कि ये पूरा सारा हैंडीक्राफ्ट है और पूरा हाथ से प्रिपेयर करता है, और मैंने दिखाया भी आपको। तो मैं अभी अंदर आया, अंदर देखा कि ये कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये पूरा इनका हाथ की कारीगरी है, केवल ये हाथ से मैन्युफैक्चर करते हैं इसको। ये देखिए यहाँ पे ये हिरन, मोर और एलिफेंट्स, अलग अलग जो लकड़ी के आइटम्स हैं उनको शेप दे रहे हैं। और ये देखिए, ये इसको केवल हाथ से ही प्रिपेयर करते हैं सारे आर्ट को। अभी मैंने जाना कोई किसी भी तरीके की कोई मशीन यूज़ नहीं करते। इट्स अ ब्यूटीफुल आर्ट विच इज़ एक्चुअली फाउंड इन असम ओनली। तो अभी हम आ गए हैं कार्बी अंगलोंग डिस्ट्रिक्ट कृषि विज्ञान केंद्र है ये, और इसी को गर्म पानी लोकेशन भी बोला जाता है। तो आज चलते हैं, देखते हैं यहाँ गर्म पानी लोकेशन, जो कि गोलाघाट के पास पड़ता है। और ये जब दीमापुर से हम नेशनल हाईवे 129 से होते हुए आते हैं, तो वहाँ से गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट के पास में गर्म पानी बोला जाता है, हॉट स्प्रिंग। So we have come to Garam Pani location of Assam, and this is Navar river which is passing through this location। और ये ब्रह्मपुत्र की डिस्ट्रीब्यूटरी है जो आती है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है आई लव गर्म पानी। सो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा इसके बारे में। ये एक्चुअली एक ऐसी जगह है जहाँ पर जियोथर्मल एक्टिविटी होती है ज़मीन के अंदर, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो पानी है ज़मीन के अंदर से जो निकलता है वो एकदम गर्म पानी होता है, और इसीलिए इसको गर्म पानी लोकेशन कहते हैं। बेसिकली ये हॉट वाटर स्प्रिंग है, और ऐसा माना जाता है कि चाहे कितनी भी सर्दियाँ हों यहाँ पर, कितना भी दिसंबर जनवरी का मंथ हो, फिर भी इस लोकेशन का पानी बिल्कुल एकदम गर्म रहता है। और इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द जियोथर्मल एक्टिविटी विच टेक्स प्लेस अंडर अर्थ, एंड बाय विच द वाटर गेट्स वार्म एवरी टाइम। तो अभी हम गर्म पानी लोकेशन में अंदर आ चुके हैं, और काफ़ी फेमस जगह है ये। यहाँ पर जियोथर्मल एक्टिविटी की वजह से पानी हमेशा गर्म रहता है। तो आप देख रहे होंगे चारों तरफ काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पर, और जियोथर्मल एक्टिविटी की वजह से यहाँ पर पानी गर्म रहता है। ग्रीन वेजिटेशन देखेंगे,
चारों तरफ लोग भी यहाँ पर आके बैठे हुए हैं जो यहाँ पर घूमने आते हैं और काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है यहाँ पे लोगों की। तो यहाँ की बस यही एक ख़ास बात है, एक पिकनिक पॉइंट बना रखा है ये असम गवर्नमेंट ने। तो इसकी ख़ास पहचान ये है कि ये यहाँ पर ज़मीन के अंदर एक ऐसी लोकेशन है जो साइंटिफिकली प्रूव भी की गई है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवीली जियोथर्मल एक्टिविटी होती है एंड बिकॉज ऑफ दैट द वाटर गेट्स वार्म every time. So this is the pond where the water is completely hot every time during winter also, and people says this water is having a great importance. ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर कुछ जो लोग किसी भी तरीके की स्किन प्रॉब्लम से जूझ रहे हों तो वो यहाँ पर यदि डिप लेते हैं इस वाटर में तो उनकी स्किन प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। ऐसा मानना है यहाँ के लोगों का, ऐसा ट्रेडिशन माना जाता है, बट इट इज़ नॉट साइंटिफिकली प्रूफ। बट पीपल जो लोकल पीपल हैं दे यूज़ टू से दिस कि बहुत सारे लोग जो बहुत बड़ी बड़ी स्किन प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रहे हों वो कहीं पे अगर ठीक नहीं हो पाते हैं तो इस जगह आके इस वार्म वाटर में डिप लगाते हैं तो दे डेफिनेटली गेट क्योर्ड ऑफ देयर स्किन प्रॉब्लम्स। तो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये जो है पॉन्ड है, यहाँ पर हमेशा 12 महीने पानी गर्म रहता है और यहाँ पर लोग आते हैं। कुछ लोगों की धार्मिक मान्यता भी हैं, लोग यहाँ पे आते हैं और जो है इसको पूजते हैं, इसमें हाथ धोते हैं, अपने मुंह धोते हैं और कुछ लोग यहाँ पे नहाते भी हैं, डिप भी लेते हैं। तो इस तरीके का ये गर्म पानी लोकेशन है जो इस गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट के पास है, जो it is a very famous location and you can see the people are taking dip and they are just getting their hands and feet are drenched. तो एक हमें यहाँ के गोलाघाट के सज्जन मिले हैं। तो आपका नाम क्या है? दिगंत बोर्मा। ओके, और इसकी क्या मान्यता है और ये पानी गर्म रहता है नहीं रहता है, क्या है इसके बारे में कुछ बताएंगे आप मुझे? ये देखो क्या बोला है वातावरण का बोलता है वो गर्म पानी नीचे से निकलता है। ओके, लोग आता है नदी से यही पानी लेके जाएगा। अच्छा। तो इसमें ऐसी भी कुछ, मैंने इसके बारे में रिसर्च कर रहा था तो इसमें रिसर्च में पाया गया था कि इसमें नहाने से बॉडी में अगर स्किन की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। ये खुद ठीक है, इसीलिए नदी से सबको कहता है। अच्छा, ठीक हो जाता है, तो पानी लेके जाएगा। हाँ, शरीर पर डालते हैं। हाँ? तो ठीक हो जाता है, स्किन प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। ओके, तो थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? दिगंत बुरवा। ओके बुरवा जी, थैंक यू सो मच। तो ये बुरवा जी थे जिन्होंने हमें बताया इसके बारे में कि यहाँ से लोग वाटर लेके जाते हैं और उसे अपने पूजा वगैरह के लिए प्रयोग करते हैं। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे ना बहुत सारे बबल्स भी बन रहे हैं, आप देखेंगे इसको ध्यान से। तो ये ऐसा बताया जाता है कि ज़मीन के नीचे से ये पानी निकलता है और भाप भी आप देख सकते हैं, थोड़ा वेपर आ रही है पानी के ऊपर। तो इट इज़ जस्ट बिकॉज इट गेट्स हॉट एवरी टाइम। तो अभी मैं बिल्कुल आके इस गर्म पानी पॉन्ड के पास बैठा हूँ और यहाँ पे आप देख रहे होंगे लोगों ने अंदर कॉइन्स डाल रखे हैं इसमें। तो इसको मान्यता है इसको पूजते हैं, इसके गर्म पानी को पूजा पाठ के लिए प्रयोग करते हैं। बहुत सारे कॉइन्स लोगों ने डाल रखे हैं। मैं चेक करता हूँ ये गर्म है या नहीं, और ये सच में काफ़ी गर्म पानी है, काफ़ी गर्म है ये, मैंने देखा तो ये काफ़ी गर्म अभी हो रखा है। और आप देख रहे होंगे अंदर बहुत सारे बबल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे बीच में, ये देखिए ये बबल्स दिखाई दे रहे होंगे। और क्लोज देखते हैं, ये देखिए ये बबल्स दिखाई दे रहे होंगे। तो ये इसी चीज़ का सिग्नल है कि ये गर्म पानी है और गर्म पानी अंदर से बाहर की तरफ निकल रहा है गर्म होके, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट प्रोड्यूसेस बबल्स। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस लोकेशन। तो हम लोग जब छोटा थे, जब हम लोग माँ बाप के शरीर में फर खुजली जो ये स्किन की जो ये होती थी, इसमें नहाने के लिए लेके आते थे मकर संक्रांति के दिन या अलग दिन, कोई भी दिन। ओके, उस टाइम तो अंदर घुस के नहाने को मिलता था। अभी मॉडिफाई किया तो बाहर से ये दर्शन वर्शन जो पानी करना है वो सब होता है।
ओके ओके। और ये जो खर खुजली जो भी निकलता था पहले, हाँ हाँ। वो बिल्कुल अच्छी तरह ठीक हो जाते थे। ओके ओके ओके। और इसके अंदर क्या है ये तो अभी प्राकृतिक कोई भी बोल नहीं सकेगा अभी इस पे कैसे उबल रहा है, क्या हो रहा है। ओके ये जब से हम लोग बचपन छोटे थे तब से ही हम लोग, आज 54 साल का उम्र हो गया, यही है। हाँ। बट मैंने इसके बारे में रिसर्च किया, तो साइंटिफिकली जब रिसर्च किया तो इसमें पता लगा कि अर्थ के अंदर जियोथर्मल एक्टिविटी होती है एंड बिकॉज ऑफ दैट ये पानी यहाँ पे गर्म हो जाता है, ठीक है। और लोगों का ऐसा मानना है कि किसी को कोई बहुत ज़्यादा हैवी स्किन की प्रॉब्लम है तो इसमें डिप लगाने से, डुबकी लगाने से उसकी स्किन ठीक हो जाती है। जैसे खुजली जो तो ये आपका धार्मिक मान्यता है या साइंटिफिक मान्यता है? आप साइंस की तरफ से मानते हैं इसको या कुछ धार्मिक कुछ? ये तो अभी कहने में तो धार्मिक के हिसाब से ही वो ओके, साइंटिस्ट- धार्मिक मान्यता है आपकी। धार्मिक मान्यता है। जी जी जैसे पुराने बुजुर्ग लोगों ने चलो भाई गर्म पानी ले जाने से बच्चे की खुजली अच्छा हो जाती है। जी 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 अगर नहाने होने के लिए मकर संक्रांति या कोई भी दिन जी इस टाइम में लेके आते थे, जब हम लोग नीचे उतर के ही नहाते थे। जी जी जी। तो आज तक तो अभी फिलहाल तक तो अभी सब वही है, सब वही है, तो वही ऐसे ठीक हो जाता है। हो जाता है। ओके, थैंक यू। नाम क्या आपका? मेरा जुबराज उपाध्याय, उपाध्याय जी कहाँ के रहने वाले हैं? गोलाघाट के। गोलाघाट आसाम, ओके बड़कोथार डिस्ट्रिक्ट गोलाघाट। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो अभी मैं कुछ और अन्य लोगों से मिला हूँ। ये हमारे भाई, आपका नाम क्या है? हाँ, एस प्रसाद। अच्छा, उपाध्याय। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ये भी ये गोलाघाट के रहने वाले हैं। आपका नाम क्या है? जमुना उपाध्याय। और आप कहाँ की रहने वाली हैं? गोलाघाट। और एक हमें एक नए गेस्ट पता लगे जो काठमांडू नेपाल से आए हैं, और अतिथि देवो भव हमारा सूत्र है जीवन जीने का। आपका नाम क्या है? लेमी देवी कोइराला। ओके ओके ओके। तो आप काठमांडू से हैं, और आपका नाम क्या है? सुमू कोइराला। अच्छा, मनीषा कोइराला जो है। ये लोकेशन ऐसी है जहाँ पर जियोथर्मल एक्टिविटी होती है एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ का पानी हमेशा गर्म रहता है। और ऐसी कुछ यहाँ के लोगों की मान्यता है, ऐसा ट्रेडिशन है कि किसी को यदि किसी भी तरीके की स्किन प्रॉब्लम है और वो यदि जो पास में तालाब है, गर्म पानी तालाब, उसमें यदि डिप लेते हैं तो वो उनका स्किन का प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। अभी मैंने एक यहाँ के सज्जन थे गोलाघाट की, उनसे भी बातचीत किया। उन्होंने बोला हम बचपन से यहाँ पे आते हैं, बचपन से इस मान्यता को मानते हैं, और बहुत सारे उनके पास एग्जाम्पल्स हैं जो स्किन की प्रॉब्लम के साथ आए और वो इसमें डिप लगाए और पूरी तरीके से ठीक हो गए। हो सकता है कि इसके पीछे भी कुछ साइंटिफिक रीज़न हो कि इसमें कुछ ऐसे मिनरल्स हों इस वाटर में जो ज़मीन से निकलता है, जिसकी वजह से डिप लगाने से लोग ठीक हो जाते हैं। तो आज का एक्सप्लोरेशन हमारा गर्म पानी लोकेशन का कंप्लीट हो चुका है। हम चलते हैं जोरहट की साइड में, और जोरहट में भी कुछ अच्छी चीज़ों के साथ आपको अवगत कराएंगे, आपके उनके बारे में बताएंगे। थैंक यू। तो अभी हम निकल रहे हैं गोलाघाट पहुंच चुके हैं। गोलाघाट से अभी जोरहट की तरफ निकल रहे हैं, और ये पूरा जो सिटी है ये गोलाघाट है, ये डिस्ट्रिक्ट है असम का, जिसमें अभी हम जब गर्म पानी लोकेशन पे घूम रहे थे तो वो गर्म पानी लोकेशन भी गोलाघाट का पार्ट है। तो अभी गोलाघाट से हम जोरहट की तरफ निकल लिए हैं। ये नेशनल हाईवे 729 है जो जोरहट की तरफ जाता है। असम के ये रोड, मौसम और जोग्राफिकल फीचर्स बिल्कुल नॉर्थ इंडिया की तरह दिखते थे, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बहुत अद्भुत थी कि यहाँ पर रोड बिल्कुल खाली थे, पॉपुलेशन बहुत ही कम थी, और आने जाने वाले वाहन भी बहुत कम देखने को मिल रहे थे। दोनों तरफ काफ़ी घने जंगल थे, घरों की संख्या भी बहुत दूरी पर दिखाई पड़ती थी। दोनों तरफ देखने पर हमें कई जगह कुछ जंगली जानवर भी देखने को मिले, तो देखने में यह बहुत सुंदर मालूम पड़ता था। और इसी तरह हम इस रोड के दोनों साइड में जंगल को निहारते हुए आगे बढ़ते हुए जा रहे थे। तो यहाँ से डेरा गांव 17 किलोमीटर है और जोरहाट 44 किलोमीटर है। तो अभी हम गोलाघाट को छोड़ते हुए सीधे निकल रहे हैं जोरहाट के लिए।
असम के इस हाईवे से गुज़रते हुए हमने एक चीज़ बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व की कि जब हम इस रोड से निकल रहे थे तो रोड के दोनों साइड में लोगों ने अपने घरों में काफ़ी पेड़ उगा रखे थे। दोनों साइड में ग्रीन वेजिटेशन देखने को मिलती थी, जैसा कि नॉर्थ इंडिया के शहरों में कम देखने को मिलता है। कोई भी जगह हमें ऐसी नहीं दिखी जो पूरी तरीके से खाली हो या जहाँ पर ग्रीन वेजिटेशन या पेड़ पौधे ना हों। आगे आकर जब हमें खुले हुए मैदान दिखाई दिए तो वहाँ देखने को मिला कि लोग अपने अपने खेतों में धान की पौध लगा चुके थे। चारों तरफ जब खुले हुए मैदान दिखाई देने लगे तो दूर दूर तक केवल धान की खेती दिखाई पड़ती थी। कुछ लोग धान के पौधे लगा रहे थे तो कुछ लोग ट्रैक्टर से अपने लिए धान के खेत तैयार कर रहे थे। यहाँ से और आगे बढ़े तो चाय के बागान दिखाई देने लगे। तब लगा कि अब यहाँ से चाय की खेती शुरू हो चुकी है। और आगे बढ़े तो कई सारे छोटी छोटी नदियों के ब्रिज रास्ते में दिखाई दिए। आगे बढ़ते रहे और चाय के बागान हमारे रोड के दोनों साइड में दिखाई दे रहे थे। और आगे बढ़े तो यहाँ का रोड और ज्योग्राफिकल फीचर्स लगभग नॉर्थ इंडिया जैसे ही दिखने लगे थे। परंतु यहाँ की एक विशेष बात यह थी कि या तो खेतों में खेती की जा रही थी या फिर खेत पेड़ पौधे और ग्रीन वेजिटेशन से भरे हुए थे। रास्ते में हमें कोई भी जगह ऐसी नहीं दिखाई पड़ी जहाँ ग्रीन वेजिटेशन या पेड़ पौधे ना हों, और यही असम की अद्भुत विशेषता हमें दिखाई दी। रास्ते में एक विशेष तरीके का यह स्टैचू भी दिखाई दिया और हम यहाँ से आगे बढ़ते हुए जब चले तो पता लगा कि अब जोरहट शहर का बाहर का एरिया शुरू हो चुका है। जोरहट का बाहर का एरिया भी बहुत साफ़ सुथरा और बहुत ही कम पॉपुलेशन से भरा हुआ दिखा। रोड भी पूरी तरीके से खाली ही थे, एक दो गाड़ियां ही देखने को मिली। और आगे चले तो पता चला कि अब हम थोड़ी ही देर में जोरहट के मेन सिटी में प्रवेश करने वाले हैं और मेन सिटी आ गया। अभी हमारी एंट्री जोरहाट टाउन में हो चुकी है और अब हम जोरहाट मेन टाउन में जा रहे हैं और आज इसको एक्सप्लोर भी करेंगे। जोरहाट जो कि एक फेमस प्लेस है असम का। अभी हम आए हैं असम के मार्केट में, थोड़ा रात में निकले थे। जस्ट हमें चेक करना था कि यहाँ पर कितना रश रहता है, लोग कितने निकलते हैं और किस तरीके की यहाँ पे माहौल होता है रात के समय में। तो देखा यहाँ पे क्राउड है, बट इतना क्राउड नहीं है जैसा हम दिल्ली मुंबई में देखते हैं। रात के समय में लोग बहुत ज़्यादा बाहर निकलते हैं। यहाँ पे क्राउड है बट इतना ज़्यादा नहीं है। एंड उसका एक रीज़न यह भी है कि यहाँ पे गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, मतलब ह्यूमिडिटी है, तो पीपल ट्राई टू कम आउट इन अ वेरी लेस नंबर एंड इफ़ दे आर हैविंग समथिंग टू डू। तो दीमापुर से निकलते निकलते जब हम जोरहाट पहुँचे तो अब रात हो चुकी थी और अब हम कल सुबह जोरहाट के हिडन जेम्स को एक्सप्लोर करने वाले थे। तो अब जो जोरहाट के फेमस हिडन जेम्स हैं उसको मैं नेक्स्ट व्लॉग में एक्सप्लोर करूँगा। थैंक यू, बाय बाय।